हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफरत या मोहब्बत भाग 84। इससे पहले इस कहानी के 83 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था ध्रुव की उंगलियों को अपनी पीठ पर चलता हुआ महसूस करके जानवी भी अब झट से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कहीं ना कहीं उसके दिल की धड़कनें अब बहुत ही तेजी के साथ भाग रही थी। तभी उसे हल्का सा फील होता है कि ध्रुव के होठों को अब धीरे धीरे करके वो अपनी पीठ पर भी चलते हुए महसूस करने लगी थी। तो वहीं ध्रुव के होठों को अपनी पीठ पर चलता हुआ महसूस करके जानवी भी अब अपनी मुट्ठियों को कसकर पीलों पर कस देती है और अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू करने की कोशिश करती है। इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे फ्रेंड। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। ध्रुव और जानवी अभी भी अपने प्यार की दुनिया में एकदम से गोते मारने के बाद आराम कर रहे थे और एक दूसरे की बाहों में आराम से सुकून से लेटे थे कि तभी कोई उन्हें परेशान करने के लिए उनके रूम के डोर पर नॉक करता है। एक दो बार नॉक करने पर तो वो दोनों थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। 3 बार डोर नॉक होने की आवाज़ सुनकर ध्रुव भी नींद में ही एकदम से कुनमुनाया और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और धीरे धीरे बड़बड़ाता है। ध्रुव जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है उसके साथ ही उसके होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी और चेहरे पर दुनिया भर का सुकून, क्योंकि उसके सामने जानवी, जो कि अभी अपना क्यूट सा चेहरा बनाकर आराम से बेफिक्र होकर सो रही थी, उसके चेहरे पर ध्रुव के प्यार की थकान साफ साफ नजर आ रही थी। ध्रुव अभी जानवी को प्यार से देख ही रहा था कि तभी एक बार फिर से उसके कानों में डोर नॉक होने की आवाज़ आ जाती है। आवाज़ सुनकर ध्रुव की भौहें भी आपस में मिल गई थी और कहीं ना कहीं उसका मुंह भी थोड़ा सा बन गया था। वो थोड़ा सा गुस्से में डोर की तरफ घूरकर देखता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, जो कि लगातार अभी नॉक हुआ जा रहा था। ध्रुव अब धीरे से जानवी को खुद से अलग करता है और फिर अच्छे से उसे ब्लैंकेट में कवर करके खुद बेड से उठता है और फिर बेड के पास डला हुआ अपने लोवर को उठाकर पहन लेता है और फिर वार्डरोब को भी अच्छे से पहनकर वेस्ट निकाल कर उसे भी पहन लेता है। फिर वो अब अपने कदमों को डोर की तरफ धीरे धीरे बढ़ाता है और फिर ध्रुव अंदर से डोर को ओपन करके जैसे ही बाहर वाले इंसान को कुछ बोलने को हुआ ही था कि तभी अचानक से उसकी बोलती एकदम से बंद हो गई थी और आंखें एकदम से चौड़ी होकर फैल गई थी, क्योंकि सामने सुजेता जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से खड़ी होकर उसी को घूर रही थी। ध्रुव तो सुजेता जी को देखकर एकदम से शॉक्ड रह गया था। वो हकलाते हुए बोलता है कि मॉम, मॉम, वो मॉम कहाँ था? इतनी देर से डोर पर नॉक कर रही हूँ मैं, खोल क्यों नहीं रहा था तो दरवाजे को? सुजेता जी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती हैं, वो मैं सो रहा था मॉम। ध्रुव भी हकलाकर बोलता है और फिर अपने दोनों ही हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश करने लगता है ताकि सुजेता जी का ध्यान अभी उसकी बॉडी पर बने हुए जानवी की कलाकारी पर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुजेता जी उसकी ऐसी हालत देखें। जानवी कहाँ पर है? सुजेता जी भी अंदर जाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए ध्रुव से बोलती हैं, मॉम। वो सुजेता जी को अंदर की तरफ बढ़ता हुआ देखकर ध्रुव भी जल्दी से अपने दोनों ही हाथ डोर के दोनों तरफ रखकर एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि वहीं ध्रुव के अचानक से ऐसे चिल्लाने पर सुजेता जी भी अपनी जगह पर एकदम से रुक गई थी और फिर हैरानी से ध्रुव की तरफ देखने लगती हैं। क्या हुआ है तुझे? तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? पागल तो नहीं हो गया है ना सुबह सुबह? सुजेता जी भी अब ध्रुव से बोलती हैं, वो जानवी अभी सो रही है। मैंने आपको बताया था ना कि उसकी तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसीलिए अभी वो सो रही है। ध्रुव भी सुजेता जी की तरफ अपने दांतों को चमकाकर बोलता है, हाँ तो उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए तो मुझे उसे देखने के लिए जाना है ना। हट ना सामने से, ऐसे बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है? तो सुजेता जी भी ध्रुव को एक तरफ करके सीधा अंदर जाते हुए बोलती हैं। लेकिन ध्रुव, वो बेचारा उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उनके दोनों के प्यार की निशानी उन्हें पता चले। आखिरकार जानवी इस वक्त बिना कपड़ों के सो रही थी और सुजेता जी अगर उसे इस हालत में देख लेंगी तो फिर दोनों के लिए कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा उनके सामने खड़ा होना तक। हटना यार, क्यों सामने खड़ा है तू? हटना, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा है तू? ध्रुव को अपनी जगह से ऐसे हटते हुए ना देखकर सुजेता जी भी थोड़ा सा नाराज होकर उससे बोलती हैं, मॉम। वो ध्रुव अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही जानवी की आवाज़ पीछे से आती है, ध्रुव और सुजेता जी के कानों में पड़ती है। तो जानवी की आवाज़ सुनकर ध्रुव भी अब अपना सर घुमाकर पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर जानवी अभी एक सिंपल सा सूट पहनकर अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लेकर खड़ी हुई थी। ध्रुव भी अब जानवी को देखकर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गया था। जानवी को जगह देखकर और फिर जानवी को पूरे कपड़े पहने देखकर तो ध्रुव की जान में जान आ जाती है। अब वो भी जानवी की तरफ देखने के बाद सुजेता जी की तरफ देख
देखकर बहुत ही प्यार से और अकड़ के साथ स्माइल करते हुए बोलता है कि मॉम, आप बाहर क्यों खड़ी हो, आइए ना, अंदर आइए ना, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो। इतना बोलकर ध्रुव भी अब डोर से एक तरफ हट गया था। तो वहीं सुजेता जी भी ध्रुव की इस हरकत पर उसे घूर कर देखती रह गई थी। सुजेता जी भी अब ध्रुव के हटने के बाद सीधा कमरे के अंदर आती हैं तो उन्हें जानवी ध्रुव के पीछे ही खड़ी हुई दिखाई देती है। जानवी को देखते ही सुजेता जी के होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी और अब जाकर उन्हें लग रहा था कि जैसे जानवी सच में बिल्कुल ठीक है। वो भी आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से जानवी के सिर पर अपने हाथ को फेर कर बोलती हैं कि कैसा है मेरा बच्चा, ठीक तो हो ना तुम। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानवी भी अब अपनी नींद भरी आंखों से सुजेता जी की तरफ देखकर धीरे से बोलती है, तुम खड़ी क्यों हो, तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। तुम ना डॉक्टर के पास चली जाओ बेटा, अपना अच्छे से चेकअप करा लो तुम। सुजेता जी भी जानवी को अपने साथ ले जाकर रूम में डले हुए सोफे पर बैठाते हुए बहुत ही प्यार से और समझाते हुए बोलती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर जानवी भी ध्रुव की तरफ देखती है जो कि अभी हाँ में अपना सर को हिला रहा था। ध्रुव को हाँ में अपना सर हिलाता हुआ देखकर तो जानवी भी अब अपना सर हाँ में हिला देती है। जानवी की बात सुनकर सुजेता जी भी बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देती हैं। सुजेता जी भी जानवी से बात करते हुए बहुत ही गौर से उसकी चेहरे की तरफ देख रही थी। जानवी के गले पर बने हुए अभी ध्रुव के लव बाइट्स सुजेता जी को अच्छे से दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखने के बाद सुजेता जी भी एक नज़र अभी पूरे कमरे में अपनी नज़रों को दौड़ाती हैं। उनकी नज़र जाकर ध्रुव के बेड पर पड़ती है जो कि अभी पूरी तरह से मैसी सा डला हुआ था। बेड की हालत देखकर ही सुजेता जी को समझते देर नहीं लगी कि ध्रुव और जानवी दोनों अभी क्या कर रहे थे। तो वहीं अब उन्हें भी अपने यहाँ पर आने पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जैसे उन्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम पर आ गई थी। थोड़ी देर जानवी के पास बैठने के बाद सुजेता जी भी धीरे से उठते हुए प्यार से बोलती हैं कि ठीक है, ध्रुव से कहो कि वो तुम्हें ज़्यादा परेशान ना करे, वरना और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ओके बेटा, अब मैं चलती हूँ, अब तुम भी जल्दी से नहाकर नाश्ते टेबल पर आ जाओ। इतना बोलकर सुजेता जी भी एक नज़र बेड की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। तो वहीं जानवी भी अब सुजेता जी की बात सुनकर और उन्हें अपने बेड की तरफ बार बार देखता हुआ, स्माइल करता हुआ देखकर तो समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिरकार वो क्या देख रही और फिर उनसे वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद जानवी का चेहरा भी अब एकदम से शर्म से लाल पड़ने लगा था। वो भी अब धीरे से चलकर मिरर के पास गई और फिर खुद को मिरर में देखकर जानवी का चेहरा तो इस वक्त अब और भी ज़्यादा शर्म से लाल पड़ गया था, क्योंकि उसने सूट पर अपनी चुनरी नहीं ली थी, जिसकी वजह से उसके गले में बने हुए ध्रुव के लव बाइट्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ जानवी को भी एकदम से याद आ गया था कि सुजेता जी उनके बेड की तरफ बार बार देखकर क्यों मुस्कुरा रही थी, यानी कि उन्हें भी समझ में आ गया था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। तो वहीं ध्रुव जो कि अभी बाथरूम से बात लेकर सीधा कमरे के अंदर बाहर आ गया था, जानवी को मिरर के सामने खड़ा देखकर वो भी बहुत ही प्यार से हल्के से मुस्कुराता है और फिर उस करीब जाकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर धीरे से अपने सिर को उसके गले में एकदम से चलाने लगता है और प्यार से उसे एक बार किस कर लेता है। ध्रुव के अचानक से पीछे से हक करने पर जानवी भी एकदम से चौंक गई थी, लेकिन मिरर से ध्रुव को देखकर वो भी अब नॉर्मल होकर बोलती है कि आप ना सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ही ज़्यादा। अरे क्यों भाई, क्यों बुरा हो गया मैंने क्या कर दिया है अब। ध्रुव भी मिरर से ही जानवी को देखते हुए बहुत ही प्यार से स्माइल करके बोलता है, आपने कहा था ना कि ज़्यादा परेशान नहीं करोगे आप, लेकिन आप ना बिल्कुल भी मेरी बात को नहीं सुनते हो, एक भी बात नहीं मानते हो आप मेरी। मुझे कितना ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है अब। जानवी भी अब अपनी मरी सी आवाज़ में धीरे से बोलती है। जानवी की बात सुनकर तो ध्रुव के चेहरे की स्माइल भी अब और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वो भी जानवी की कमर पर अपने दोनों ही हाथों को कसकर इधर उधर मटकाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो अब क्या करूं मैं, तुम्हारे करीब आते ही मुझ पर मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। ये तो बस मेरे दिल की गलती है ना, दिल करता है कि बस तुम्हें प्यार करता रहूं और फिर बस करता ही रहूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी हालत बिगाड़ते रहो और बिगाड़ते रहो। आप सच में ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो। आपको पता भी है ना मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है वहाँ पर, मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। ध्रुव की बात सुनकर तो जानवी भी अब उसे मिरर से ही घूर कर देखते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम ही हो बीवी, मैं नहीं हूँ इस हालत की जिम्मेदार। क्योंकि वो कौन था जो मुझे बार बार कह रहा था डोंट स्टॉप जस्ट फास्ट,
चुप चुप चुप, बस अब ना आप कुछ भी मत बोलिएगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, आप झूठ बोल रहे हो, समझे आप। ध्रुव की बात पूरी होने से पहले ही जानवी भी एकदम से चिल्लाकर उसे चुप करवाते हुए बोलती है। जानवी के ऐसे चुप करवाने पर तो ध्रुव भी अब जानवी का लाल पड़ता हुआ चेहरा देखकर जोर से हंस देता है, क्योंकि उसकी हंसी तो एकदम से उससे रुकी ही नहीं रही थी। क्यों बेबी, सच बोल रहा हूँ तो फिर मुझे ऐसे डांटने लगी तुम? मैं तो तुम्हें जल्द ही छोड़ देता, लेकिन अब तुम ही थी ना जो मुझे चेयर कर रही थी, जिसकी वजह से मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया यार। और फिर तुम्हें तो पता ही है ना मैं कब से खुद को कंट्रोल कर रहा था। अब मुझ पर गुस्सा मत हो यार प्लीज़। ध्रुव भी मुस्कुराकर बोलता है, आपसे तो बात करना ही बेकार है, हटिए, मुझे नहाने के लिए जाना है। जानवी भी ध्रुव के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए एकदम से चिढ़ते हुए बोलती है, यार मैं भी साथ में चलूं क्या? तुम्हारी नहाने में हेल्प कर दूंगा। ध्रुव भी शरारत से मुस्कुराते हुए जानवी की तरफ अपनी एक आंख को बिंक करते हुए बोलता है, जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, अब हटिए आप मेरे सामने से। जानवी जैसे तैसे खुद को ध्रुव की पकड़ से निकाल कर सीधा बाथरूम के अंदर चली जाती है। तो वहीं ध्रुव भी अब जानवी को जाता हुआ देखकर जोर से हंसता रह गया था। दिन यूं ही बीत रहे थे। ध्रुव और जानवी का रिश्ता भी अब एकदम से नॉर्मल कपल की तरह हो चुका था। वो दोनों पहले की तरह आपस में बात बात पर लड़ते नहीं थे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार और केयर करते थे। दोनों ही अब आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे। उन दोनों को अब इतने ज़्यादा प्यार से एक दूसरे के साथ रहता देखकर तो सुजेता जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी, क्योंकि ध्रुव और जानवी का एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने से उन्हें भी पोता या फिर पोती जो मिलने वाली है, इसी बात से वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। ध्रुव और जानवी भी इसी बीच अपने हनीमून के लिए पेरिस भी गए थे। दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अभी भी ध्रुव जब भी जानवी के करीब जाता या फिर दोनों ही अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते तो कोई ना कोई आकर उन्हें डिस्टर्ब जरूर कर देता, और ख़ासकर इस मामलों में अंश, जो कि उन्हें हर बार डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। ध्रुव और जानवी को परेशान करने में उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था, स्पेशली ध्रुव को, क्योंकि अंश जब भी ध्रुव के कमरे में आता तो रात के 12-12 बजे तक उनके कमरे से जाता ही नहीं था। वो जानबूझकर वहां पर बैठा रहता था। उल्टा अंश अब जानवी की गोद में अपने सर को रखकर ध्रुव के बहुत ही ज़्यादा मज़े भी लेता। तो वहीं ध्रुव भी उसे कुछ कहता या फिर उसे डांटता तो जानवी भी ध्रुव को बहुत ही ज़्यादा डांट लगा देती थी, जिससे ध्रुव भी परेशान हो चुका था। इसीलिए ध्रुव ने हाफ मंथ के लिए पेरिस के लिए ही चला जाना ठीक समझा था, जहाँ पर उन्हें कोई भी परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। तो वहीं शादी के इतने दिनों के बाद हनीमून पर जाने की वजह से सभी लड़कियों ने अब जानवी को भी खूब ज़्यादा डांटा था और उसके खूब मज़ा लिए थे, टांग खिंचाई की थी और उसे अब वहां पर जाने का रीज़न भी पूछा था। लेकिन अब जानवी उन्हें क्या ही बताती कि वो दोनों ही शादी के इतने टाइम के बाद हनीमून पर क्यों गए थे। धीरे धीरे दिन इसी तरह से बीतते हैं और इसी तरह से 4 महीने बीत गए थे। इन 4 महीनों में काफ़ी कुछ बदला था, जहाँ पर जानवी और ध्रुव दोनों ही एक दूसरे के प्यार के रंग में चढ़ चुके थे, जिसकी वजह से जानवी पहले से अब कई गुना ज़्यादा सुंदर भी लगने लगी थी। ध्रुव के प्यार करने की वजह से जानवी का शरीर भी अब बहुत ही ज़्यादा भर गया था। पहले वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी और फिर थोड़ा सा बड़ी भी लगने लगी थी। इसके उल्टा बढ़ते टाइम के साथ ही श्रेया और रूही का बेबी बम्प भी एकदम से अब बाहर आने लगा था, जिससे दोनों ही अब गोल मोल सी हो गई थी। जहां पर अधीर को अभी गोलू मोलू श्रेया को देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता और मज़ा भी आता, तो वहीं रूही को गोलू मोलू देखकर रोहन तो पूरा दिन उसे मोटी मोटी कह कर ही चिढ़ाता रहता था, जिसकी वजह से एक दो बार तो रोहन ने रूही से मार भी खा ली थी और फिर दादी से तो उसने अनगिनत डांट खा ली थी। दादी ने तो उसे 2-3 चपाट भी लगा दी थी, क्योंकि रोहन रूही को मोटी बुलाता तो फिर मूड स्विंग होने की वजह से रूही कभी कभी रोहन से बहुत ही ज़्यादा लड़ते लड़ते रोने लगती थी। और फिर क्या था, दादी और अधीर और श्रेया तीनों ही बेचारे रोहन की अच्छे से क्लास लगा देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे रूही को जरा सी भी प्रॉब्लम हो। वहीं रोहन तीनों की डांट खाने के बाद अब रोनी सी सूरत बना लेता है, तो रूही को अब सॉरी बोलना ही पड़ता था उसे। और फिर रूही को भी बहुत मज़ा आता था। जहां रूही का भी 7th मंथ चल रहा था, तो वहीं श्रेया का भी हाफ एंड 6th मंथ चल रहा था, जिसकी वजह से रूही श्रेया से ज़्यादा हेल्दी दिखती थी और श्रेया जो पहले से बहुत ही ज़्यादा पतली थी, जिसकी वजह से श्रेया ज़्यादा मोटी भी नहीं दिखाई देती थी, वो तो अभी भी नॉर्मल ही लगती थी। इन 4 महीनों में अधीर ने श्रेया का बहुत ही अच्छे से ख्याल
रखा था। जैसे कोई किसी बच्चे का रखता है, ठीक इसी तरह से वो उसका ख्याल रखता था। साथ ही साथ उसकी हर एक बात को भी मानता था, उसके लिए हर चीज़ करता था। श्रेया को जब भी कुछ बाहर का या फिर कुछ भी खाने का मन करता था, चाहे वो कितनी ही रात हो या फिर दिन हो, उसे सिर्फ अधीर को बताना रहता था और फिर अधीर, जो कि खुद ही स्पेशली श्रेया के लिए हर चीज़ को बनाता था, साथ में ही वो रूही के लिए भी बना देता था। तो वहीं रूही भी अधीर के ऐसे श्रेया के लिए खाना बनाने पर रोहन को खरी खोटी सुना देती थी। तो वहीं रोहन भी अब रूही की गालियां खाने के बाद अपने भाई को एकदम से कोसता रहता था कि क्यों उसका भाई ऐसी हरकतें कर रहा है जो उसे गालियां खाना पड़ता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। रोहन जब भी अपना माइंड फ्रेश करने के लिए अंश के साथ बाहर या फिर क्लब जाता तो फिर उसे समझाता कि शादी करने से अच्छा है तो फिर वो बिना शादी के ही सिंगल रहकर खुश रहेगा, शादी करके अपनी ज़िंदगी को नरक ना बनाए। तो वहीं अंश भी रोहन की बात सुनकर जोर से हंसता और जब भी उसे रोहन को रूही से पिटवाना होता ना तो फिर वो रूही को कॉल कर कर रोहन की सारी बातों को सुना देता था। तो वहीं रूही भी अब रोहन के मुंह से अपनी ऐसी बुराइयां सुन सुन कर तो एकदम से बम का गोला बन जाती थी और फिर घर पर जब भी रोहन वापस आता था तब रोहन को वो खूब सारी गालियां खाने के बाद रूम से भी बाहर फेंक देती थी। तो रोहन भी अब रूही के मुंह से अपने और अंश के बीच की सारी बातों को सुनकर अंश को भर भर के गालियां देता था और अपना पीलो और अपना कंबल उठाकर हॉल में डले हुए सोफे पर सोना ही पड़ता था उसे। सुबह जब दादी रोहन को बाहर सोता हुआ देखती तो वो भी उसकी ही गलती को बोलकर खुद अपनी पूजा में लग जाती थी, क्योंकि सब जानते थे रोहन बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। तो वहीं नेहा और राज के भी कुछ ऐसे ही हाल हो रहे थे। रहानिया अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और वो बैठने भी लगी थी, साथ ही साथ वो एक हेल्दी बेबी की तरह गोलू मोलू भी हो गई थी। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने लगी थी और सच में उसकी स्माइल तो सबको बहुत ज़्यादा प्यारी थी, जिसके चलते अधीर तो श्रेया से हमेशा ऐसे ही बेबी की डिमांड कर रहा था कि वो बिल्कुल रहानिया जैसा बेबी चाहता है। तो वहीं श्रेया भी अधीर की डिमांड सुनकर थोड़ा सा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अधीर ने अपनी बेटी का नाम तक सोच लिया था। वहीं नेहा ने भी राज की हालत पूरी तरह से खराब कर रखी थी। नेहा पिछले 1 महीने से राज को खुद को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, क्योंकि राज ने मजाक मजाक में एक और बेबी प्लान करने की बात छेड़ दी थी नेहा से, जिस वजह से नेहा उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गई थी। नेहा ने राज को खूब सारी खरी खोटी बातें सुनाई थी और फिर उसे खुद के पास आने से भी पूरा का पूरा साफ साफ मना कर दिया था। तो वहीं राज, जो कि अभी नेहा से मजाक कर रहा था, उसका मजाक अब उसी पर ही भारी पड़ गया था, जिसके लिए वो खुद को बहुत ज़्यादा कोस रहा था। नेहा सोते वक्त रहानिया को राज और खुद के बीचों में सुलाती थी। तो वहीं रहानिया, जो कि अभी अपने पापा की कुछ ज़्यादा ही लाडली थी, वो नेहा के पास से खिसक कर राज के पास जाकर चिपक कर आराम से सो जाती थी। वहीं राज अपनी बेटी को खुद से इतना ज़्यादा प्यार करता देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता और फिर नेहा को चिढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता और फिर दोनों ही बाप बेटी सुकून से आराम से सो जाते हैं। तो वहीं नेहा भी अब उन दोनों को देखकर हल्का सा मुंह बना लेती है। भले ही नेहा रहानिया को राज से ज़्यादा अपने पास रखती थी, लेकिन रहानिया तो नेहा के सामने राज से ज़्यादा प्यार करती थी। वहीं अंश के हाल भी इस वक्त थोड़े से बुरे हो रखे थे। संजना को यूएस गए पूरे 8 महीने हो चुके थे और इस बीच में ना तो संजना इंडिया आई और ना ही अंश को उसने यूएस से आने के लिए परमिशन दी थी। अंश को अब ये बात बहुत ही ज़्यादा खटकने लगी थी कि लेकिन संजना की बहन के बारे में सोच के कि वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंश बहुत ही अच्छे और साफ दिल के था, वो सबकी हेल्प करता था। दोनों ही अब डेली ऐसे ही फ़ोन पर ही बातें करते थे, वीडियो कॉल करते थे और एक दूसरे का हालचाल लेते थे। तो आज का समय कपूर मेंशन में इस वक्त रोहन हर बार की तरह आज भी दादी उनके पीछे खड़ी हुई थी और रूही के सामने मुंह बनाकर एकदम अपने कानों को पकड़कर उठक बैठक लगा रहा था और कम से कम वो 1000 गालियां तो रूही को मन ही मन दे चुका था, जिसे देखकर जहां रूही अपने दांतों को चमका रही थी तो वहीं दादी, जो कि रोहन को गुस्से से घूर रही थी, मुझे लगता है कि आजकल तूने जिम छोड़ के रखा है, इसे ही नया वर्कआउट बना लिया है अपना, है ना। ऊपर से अधीर, जो कि अभी श्रेया का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे नीचे लाते हुए अपने चेहरे पे स्माइल लाते हुए रोहन का आज भी उठक बैठक करते हुए देखकर मजाक उड़ाते हुए बोलता है। तो वहीं रोहन भी अधीर के मजाक उड़ाने पर थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि क्या करूं, जो वर्कआउट मुझे पसंद था ना, आज यही वर्कआउट को करके मैं इस हालत में हूं ना भाई। रोहन की डबल मीनिंग बात सुनकर तो अधीर और श्रेया भी जोर से हंस देते हैं।
तो वहीं रूही जो कि अभी रोहन को गुस्से में घूरती हुई बोलती है कि दादी देख लो आप इसे। तो वहीं दादी भी रोहन की बात सुनकर उसके मतलब को समझने की कोशिश कर रही थी। अब बता करेगा रूही को परेशान, बोल। दादी भी अपनी छड़ी से रोहन को मारते हुए थोड़ा सा गुस्से से बोलती हैं, आओ दादी, दादी दिस इज नॉट फेयर यार, आप मेरी दादी होकर मुझे नहीं सपोर्ट करती हो, इस रूही के सपोर्ट में बोलती हो। सच सच बताना, मैं आपका ही पोता हूँ ना, या फिर मुझे कहीं से उठाकर लाई थी आप लोग? बताओ ना यार, दादी क्यों मारती हो मुझे? दादी के ऐसे मारने पर रोहन भी रोनी सी सूरत बनाकर बोलता है। रोहन की बात सुनकर तो दादी की भौएं भी आपस में मिल गई थी और फिर वो भी अपनी छड़ी को उठाकर अब फिर से रोहन को मारते हुए बोलती हैं कि क्या कहा तूने, क्या कहा तूने? ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे कि तू मेरा पोता है या फिर नहीं। आह दादी, मुझे लग जाएगी यार, क्या कर रही हो दादी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। रोहन भी इधर उधर भागते हुए बोलता है। तो वहीं दादी भी उसके पीछे पीछे अपनी छड़ी को लेकर धीरे धीरे भाग रही थी। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के आगे पीछे भागता देखकर तो श्रेया और अधीर दोनों ही और साथ ही साथ रूही तीनों ही जोर जोर से हंस पड़ते हैं और तीनों ही उन दोनों का मज़ा भी ले रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त बालिया मेंशन में शाम का वक्त हो चला था। सुजेता जी और जानवी साथ में ही हॉल में बैठकर आपस में बातें कर रही थी कि तभी अंश और महेंद्र जी भी वहां पर आ गए थे और फिर खाली सोफे पर आकर आराम से बैठ जाते हैं। उन दोनों के आते ही जानवी भी उठकर सीधा अब किचन में चली गई थी उनके लिए पानी लाने के लिए और फिर दोनों के लिए थोड़ी ही देर में वो पानी लेकर आती है और साथ ही साथ कॉफ़ी लाती है। उन्हें पानी और कॉफ़ी देने के बाद जानवी की नज़र दरवाजे की तरफ चली गई क्योंकि ध्रुव उन लोगों के साथ आज घर पर नहीं आया था। तो वहीं जानवी को डोर की तरफ देखता हुआ देखकर अंश बोलता है कि हाँ हाँ भाभी, वो भाई आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए गए हैं ना, तो फिर उन्हें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। आप ना उनके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपने शायद फ़ोन नहीं उठाया है इसीलिए उन्होंने मुझे बताने के लिए कहा था आपसे। अंश की बात सुनकर जानवी भी अब अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर वहीं बैठकर सभी से वापस में आपस में ही बातें करने लगी थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद अंश और महेंद्र जी भी उठकर सीधा अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले गए थे और फिर कुछ देर में सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। कहीं ना कहीं अब जानवी का मन थोड़ा सा उदास था ध्रुव के नहाने की वजह से। डिनर करने के बाद सभी लोग थोड़ी देर साथ में बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं और फिर एक दूसरे को बाय बोलकर और गुड नाइट बोलकर सीधा अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात के 10 बजे का समय था। जानवी अपने कमरे में आने के बाद सीधी क्लोजेट में चली गई थी और फिर थोड़ी देर में ही एक नाइट सूट पहनकर जानवी बाहर आ जाती है। इस नाइटी पर जानवी ने अपने बालों को खुला हुआ छोड़ रखा था। साथ ही साथ क्लोजेट से बाहर आकर उसने अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगाया और फिर अपने होठों पर भी हल्का सा लिप बाम लगाकर नॉर्मल अपने बालों को एक लट से अपने सारे बाल एक बार में ही बांध दिए और फिर जाकर आराम से बेड पर बैठ गई और फिर अपने फ़ोन को चेक करने लगी। अभी जानवी अपने फ़ोन को चलाते चलाते करीब 1.5 घंटे का टाइम बिताती है और फिर उसने एक नज़र टाइम की तरफ देखा जिसमें अभी रात के 11 बजे का समय हो रहा था। ये अभी तक आए क्यों नहीं यार, इतना ज़्यादा लेट तो कभी भी नहीं आते हैं, मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं ये। इनका तो अब रोज़ रोज़ का यही हो रहा है, आज आने दो इन्हें। अगर आज इनकी बैंड ना बजाई ना तो फिर मेरा नाम भी जानवी नहीं, समझते क्या है ये अपने आप को। जानवी भी अपने चेहरे पर आ रही एक लट को फूंक मारते हुए गुस्से में बोलती है। इतना बोलकर जानवी भी वापस से अपने फ़ोन को यूज़ करने लगती है। वो अभी इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी। अभी उसे थोड़ी ही देर हुई होगी फ़ोन को चलाते हुए कि तभी एक तेज आवाज़ के साथ उसके कमरे का डोर ओपन होता है। डोर अचानक से खुलने पर जानवी भी अब सीधा डोर की तरफ देखती है जहाँ पर ध्रुव जो कि अभी एकदम से मुस्कुराते हुए अंदर आता है और फिर डोर को अंदर से बंद करके सीधा जानवी की तरफ बढ़ने लगा था। आप जानवी अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी ध्रुव उसके करीब आकर उसके हाथ से फ़ोन छीनकर बेड पर दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर जानवी को मौका दिए बगैर ही उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे एकदम से बेड पर लेकर गिरा देता है। जानवी जो कि अभी ध्रुव के अचानक से ऐसे किस करने से पहले ही एकदम से चौंक हो चुकी थी क्योंकि ध्रुव ने आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया था। वो हमेशा जानवी की परमिशन लेकर ही उसके करीब आता था, लेकिन आज ध्रुव बहुत ही ज़्यादा अलग बिहेव कर रहा था उसके साथ। उसने आज तक कभी भी
जानवी को इतना ज़्यादा तेज़ से किस नहीं किया था। तो वहीं ध्रुव जो कि अभी जानवी के होठों पर लगातार किस किए जा रहा था, उसकी किस में आज ना कोई प्यार था और ना ही कोई सॉफ्टनेस। ध्रुव आज जानवी को बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट तरीके से किस कर रहा था। जानवी जो कि ध्रुव के ऐसे किस करने पर अपने दोनों ही हाथों को उसके कंधों पर रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुव की पकड़ उस पर बहुत ही ज़्यादा कसी हुई थी, जिस वजह से जानवी उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाती है और आखिरकार में थक हार कर जानवी भी ध्रुव को उसके मन की करने देती है। वो उसे अभी उसके किस में पूरा पूरा उसका थोड़ा थोड़ा साथ भी देने लगी थी। ध्रुव भी जानवी के उससे दूर करने की कोशिश को बंद करने पर उसे अब और भी ज़्यादा पेशेंटली किस करने लगा था। आज वो जानवी के होठों को चूम कम रहा था, उसके होठों को एकदम से चबा रहा था, जिसकी वजह से जानवी को बहुत ही ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसने तब भी ध्रुव का विरोध नहीं किया था। थोड़ी देर पेशेंटली और डीप किस करने के बाद ध्रुव भी जानवी के होठों से खुद के होठों को दूर करता है और फिर जानवी के ऊपर से उठकर सीधा खड़े होकर जानवी की तरफ देखते हुए अपने शर्ट के बटन को खोलने लगा था। तो वहीं जानवी भी अब बेड पर लेटी हुई ध्रुव के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो कि इस वक्त एकदम से कोल्ड दिख रहा था। उसके चेहरे को देखकर इस वक्त कोई भी ये बता सकता था कि वो इस वक्त कितना ज़्यादा गुस्से में है और कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। सच में ध्रुव को देखकर कहीं न कहीं अब जानवी के दिल की धड़कनें एक बार तेज हो गई थी। ध्रुव भी उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगता है और फिर से ध्रुव अब उसके गले में अपने चेहरे को छुपाकर उसे बहुत ही तेजी से और प्यार से किस करने लगा था और कुछ ही पलों में उस रूम में जानवी की आहें भरने की और सिसकने की आवाज़ कमरे में पूरी तरह से गूंजने लगी थी। दोनों ही इस वक्त पसीने से पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर आज अलग सी चमक और अलग सा सुकून दिखाई दे रहा था। दोनों ही कुछ पल के लिए शांति से ऐसे ही लेटे रहते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। रात के करीब 2 बजे का समय था। ध्रुव बेड के हेडबोर्ड से अपनी पीठ को टिकाकर बैठा हुआ था, तो वहीं जानवी जो कि अभी ध्रुव के सीने पर अपने सर रखकर अपनी आंखों को बंद करके शांति से और सुकून से बैठी हुई थी। ध्रुव जिसके हाथ अभी भी जानवी के कंधे पर धीरे धीरे से रेंग रहे थे, वो जानवी की तरफ देखते हुए बोलता है कि हम। ध्रुव की आवाज़ सुनकर तो जानवी भी अब ध्रुव की बात का जवाब बहुत ही प्यार से देती है। बताइए ना, आज के लिए सॉरी जान प्लीज़, लेकिन मैं क्या करूं जान, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, मैं खुद ये सब कुछ करने से खुद को रोक नहीं पाया। और ध्रुव भी थोड़ा सा उदास मन से वापस से बोलता है। ध्रुव की आवाज़ में आए हुए बदलाव को महसूस करके जानवी भी अब अपना सर उठाकर ध्रुव की तरफ बहुत ही प्यार से देखती है, जो कि अभी अपने चेहरे पर ढेर सारा पछतावा लेकर उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। आपके साथ ऐसा भी आज क्या हो गया है जिसकी वजह से आपने ऐसा किया है, क्योंकि आज तक आपने कभी भी इतना रूड बिहेव नहीं किया है मेरे साथ। आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घर वापस आए हैं। जानवी भी अब ध्रुव की चेस्ट से अपना एक हाथ रखकर बहुत ही प्यार से बोलती है। आज मैं जिसके साथ मीटिंग के लिए गया था ना जान, वो डैड के एक बहुत ही ज़्यादा पुराने दोस्त की बेटी थी और उसने मेरे साथ इस डील को फाइनल करने के लिए 1 नाइट स्टैंड ऑफर किया था मुझे, जिसे सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मेरा दिमाग सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था उसकी बातों सुनकर। मैं वहाँ से सीधा घर आ गया और फिर ये इतना बोलकर ध्रुव भी एकदम से चुप हो गया था। तो वहीं ध्रुव की बात सुनकर जानवी जो कि तब से शांति से बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर भी एकदम से गुस्से के भाव आ गए थे। वो खुद को ठीक से ब्लैंकेट से कवर करके सीधे बैठते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलती है कि क्या कहा आपने? वो चुड़ैल आपके साथ 1 नाइट स्टैंड करना चाहती थी। आपने उसी वक्त मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? फिर मैं बताती उसे। किसी और के पति के साथ सोने पर उसकी पत्नी उसे चीर फाड़ सकती है, उसका क्या हासिल कर सकती है? शायद वो अपने आप को कभी दोबारा शीशे में भी नहीं देख पाती। चुड़ैल, डायन, कुत्ती, कमीनी, लफंगी कहीं की बीवी। यार ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैं तो यार तुम्हें कितना ज़्यादा सीधा समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा गालियाँ भी देती हो। हाय राम! जानवी के आगे कुछ बोलने से पहले ही उसे रोकते हुए ध्रुव भी बोलता है। हाँ तो वो आपके साथ सोने की बात कर सकती है, तो क्या मैं उसे 1-2 गाली भी नहीं दे सकती हूँ क्या? कौन सा मैं उसे जान से मारे दे रही हूँ? वो तो मैं आपकी वजह से आपका थोड़ा सा लिहाज करके छोटी छोटी सी गालियाँ ही दे रही हूँ उसे। अगर इस वक्त वो मेरे सामने होती ना, तो सच कहती हूँ उसके कान से खून ना निकाल दिया होता ना, तो फिर मेरा नाम भी जानवी नहीं जान ले लेती मैं उस चुड़ैल की। क्या क्या यार, ये छोटी छोटी गालियाँ थी तुम्हारे लिए, तो
बड़ी-बड़ी कौन-सी होती हैं यार। ध्रुव भी जानवी की बातों को सुनकर हैरानी से बोलता है, वो तो लेडीज़ वर्जन पे चली जाएंगी। जानवी भी नॉर्मली एकदम से बोलती है, तुम भी ना इधर आओ एक बार। बस इतना बोलते हुए ध्रुव भी जानवी का हाथ पकड़कर वापस से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम्हें पता है, शादी से पहले मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। आज किसी के साथ तो कल किसी के साथ, मुझे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिस दिन से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, उस दिन से पता नहीं क्यों किसी और की तरफ देखने का दिल तक नहीं करता है मेरा। किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है। मुझे आज भी याद है जिस दिन तुमने मुझे गुंडों से बचाने के लिए किस किया था ना, तुम्हारे इन सॉफ्ट से होठों का एहसास मेरे होठों पर उसी दिन बस गया था। उस दिन के बाद जब भी कोई भी लड़की मेरे करीब आने के लिए या फिर मेरे होठों पर किस करके तुम्हारे होठों का एहसास मिटाने की कोशिश करती ना, तो मुझे उस लड़की पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, यहाँ तक कि मैं उस लड़की की जान ही ले लूँ। हमारी पहली मुलाकात के बाद मैंने कभी भी किसी भी लड़की को अपने करीब आने नहीं दिया और ना ही मैं किसी भी लड़की के करीब गया हूँ। हमारी पहली मुलाकात के बाद मैंने तुम्हें बहुत ही जगह ढूंढा था जानवी, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली थी। काफ़ी दिन ढूंढने के बाद मेरी मुलाकात तुमसे वापस से श्रेया के घर पर हो गई थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ तुम्हें उस दिन वहाँ पर देखकर मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई है। मेरा दिल खुशी से नाच के तुम्हें उसी वक्त अपने गले लगाने का हो रहा था, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाया था। उसके बाद मेरी मॉम ने नोटिस किया था कि मैं तुम्हें बार बार देख रहा हूँ और तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूँ, जिससे उन्होंने तुम्हें मेरे लिए चुना और फिर हमारी शादी हो गई। शादी के काफ़ी दिनों तक तो तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, लेकिन तब भी मेरा दिल किसी और लड़की के पास जाने का कभी भी नहीं होता था। वो तुमसे लड़ने के बाद तुम्हारे ही करीब आने को एकदम से बेकरार रहता था। तुम्हें पता है, आज जब डैड के दोस्त की बेटी ने मुझे वो ऑफ़र किया ना, उसे सुनते ही मेरी नसें एकदम से खींच गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मुझे उस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि मैं उसी वक्त उस लड़की की खोपड़ी खोल दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो वहीं उसकी बातों का गुस्सा ऐसे तुम पर निकल गया। अब जान, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ध्रुव भी आखिर में एकदम से जानवी से मांगते हुए बोलता है। तो वहीं जानवी, जो कि अपना सर उठाकर प्यार से ध्रुव के चेहरे की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर हर बात के साथ बनते बिगड़ते भावों को देखकर जानवी के दिल में भी एक सुकून सा उतर आया था। ध्रुव की बात खत्म होते ही जानवी भी एकदम से आगे बढ़कर ध्रुव के गले से गले लग जाती है और बोलती है कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। आई लव यू, आई लव यू। जानवी के ऐसे हक करने पर और उसकी बात सुनकर तो ध्रुव के होंठों पर भी बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो भी अब अपने हाथों को जानवी की कमर पर कस के उसे अपनी बाहों में भरकर उसके गले में अपने चेहरे को छुपाकर बहुत ही प्यार से और मुस्कुराकर बोलता है, आई लव यू टू जान। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को हक किए रहने के बाद ध्रुव और जानवी दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर ध्रुव जानवी से अलग होकर बेड से उठकर सीधा खड़ा हो गया था। ध्रुव के सीधा खड़े होने पर जानवी, जो कि अभी ध्रुव की तरफ ही देख रही थी और हल्के से स्माइल कर रही थी, ध्रुव को इस तरह से अपनी तरफ शरारत से देखते हुए वो भी अब थोड़ा सा शर्मा जाती है और वो भी अब अपना चेहरा दूसरी तरफ शर्म से फेर लेती है। तो वहीं ध्रुव, जो कि अभी खड़ा होकर जानवी की तरफ ही देख रहा था, जानवी के ऐसे शर्माने पर और उससे नज़र फेरने पर वो भी हंस देता है और फिर हंसते हुए बोलता है कि जान, तुम शर्मा तो ऐसे रही हो कि जैसे मुझे पहली बार इतना ज़्यादा मुस्कुराते हुए और रोमांटिक हुए देख रही हो। भूलो मत, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमको प्यार करने के बाद मेरी ऐसी हालत हुई है। इतना बोलते हुए ध्रुव भी शरारत से दोबारा हंस देता है। तो वहीं जानवी भी ध्रुव की बात सुनकर बेड से एक पिलो उठाकर ध्रुव पर फेंक कर मारते हुए बोलती है कि आप गंदे आदमी, आपको कितनी बार कहा है मैंने, थोड़ी तो शर्म कर लिया कीजिए आप। लेकिन नहीं, आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है और आपको देखो कैसे ऐसे तन के खड़े हो मेरे सामने। जाइए, जाकर कपड़े पहन लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है आपको बिना कपड़ों के देखकर। अब इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है यार, मेरी बीवी हो, उसके सामने मैं ऐसे घूमूं या फिर वैसे, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर बीबी यार, शर्म वाली तो कोई बात ही नहीं है। पति पत्नी के बीच के लिए ये नई बात थोड़ी ना होती है। जस्ट रिलैक्स। पता नहीं क्यों तुम इतना ज़्यादा शर्माती रहती हो, ये तुम्हारा ही तो है पूरा शरीर। अभी अगर उसे तुम्हारे अलावा कोई और देखेगा तो फिर ऐसा सोचना भी मत आप, समझे आप। आपकी हर बॉडी पर मेरा हक है, हर एक हिस्से पर सिर्फ मेरा हक है, समझे आप। मेरे अलावा इस बॉडी को छूना तो दूर, गलती से किसी ने देख भी
लिया ना तो फिर आपकी कसम आपकी वहीं पर कुटाई कर दूंगी, कूट कूट कर भरता बना दूंगी उसका। ध्रुव की बात खत्म होते ही जानवी तो ध्रुव को गुस्से में घूर कर बोलती है। जानवी को अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर ध्रुव भी अपने दांतों को चमका देता है और वहां से अपने बाथरोब के पास से जाकर अपने कपड़े को पहनकर जानवी के लिए अपनी एक टी शर्ट लेकर आता है और फिर उसे भी टी शर्ट को पहना देता है और बेड पर वापस से आकर जानवी को अपनी बाहों में भर लेता है और जानवी भी ध्रुव को बहुत ही प्यार से हक करके उसके सीने में अपने चेहरे को छुपा लेती है और अपनी आंखों को बंद करके आराम से सो जाती है। ध्रुव भी जानवी के करीब आते ही उसे अपनी बाहों में भरकर कब सो गया था उसे भी पता नहीं चला। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।